अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहजेब। शदीद गर्म मौसम में शहर कायद में के इलेक्ट्रिक की जानिब से शदीद लोड शेडिंग ने कराची के शहरियों का जीना धोबर कर रखा है। गुज़श्ता माह के इलेक्ट्रिक ने फर्नेस ऑयल और गैस की फराहमी का बहाना बनाकर शहर में गर्मी बढ़ते ही एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू कर रखा है। और इस जालिमाना इकदाम का जिम्मेदार कौन है? फिलहाल इसका तयन सिर्फ और सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के जरिए करने की कोशिशें जो है वो सामने आ रही हैं। और अब इस मसले की गर्मा गर्मी इस्लामाबाद के सियासी ऐवानों में भी महसूस की जा रही है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से जालिमाना लोड शेडिंग के खिलाफ कौमी असम्बली में हुकूमती वज़रा और इसके अलावा अपोजिशन रहनुमाओं के दरमियान बयानबाजी, इल्ज़ाम तराशी और दावों से भरपूर तकारीर हुई। इस मसले की शिद्दत का एहसास करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान को भी खुद मैदान में आना पड़ा। आज उन्होंने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से मुलाकात करके फौरी तौर पर उन्हें असद उमर और वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए तवानाई शहजाद कासिम के साथ के इलेक्ट्रिक इंतजामिया से मुलाकात करके इस मसले का हल निकालने के अहकाम जारी किए। इमरान खान के इरादे अपनी जगह, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ इस मसले के फौरी हल की उम्मीद जगाने से कासिर दिख रहे हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब ने आज के इलेक्ट्रिक को 200 मेगावाट इजाफी बिजली देने का ऐलान तो ज़रूर किया, लेकिन गुज़श्ता रोज़ वो खबरदार भी कर गए थे कि के इलेक्ट्रिक को 2 ग्रिड्स बनाने हैं ताकि 2022 के बाद ये मसला ना रहे, यानी आइंदा 2 बरस भी ये मसला जूं का तूं रहेगा। कि 200 मेगावाट बिजली जितनी गैस से मिलेगी वो मजीद हम लोग अभी इनको देंगे। मतलब ये वो चीजें हैं कि जो मुआहदे से हट के हैं, और यही वजह है कि हम लोग फोर्स कर रहे हैं। और उनको हमने कराची इलेक्ट्रिक के साथ ये कैबिनेट कमेटी और एनर्जी में ये डिसीजन हुआ है, कैबिनेट ने एंडोर्स किया है कि उनके 2 कॉमन डिलीवरी पॉइंट और 2 500 केवीए के ग्रिड्स उन्होंने बनाने हैं कि 2022 के बाद उनका कोई ये इशू ना आए। इसका मुस्तकिल हल 2 साल तक बनेगा, क्योंकि इन हुकूमतों ने कोई काम नहीं किया। के इलेक्ट्रिक की नालायकी, नाअहली, बद इंतजामी और सलाहियत का फुकदान अपनी जगह, लेकिन 2005 से निचकारी के बाद से आने वाली हुकूमतों की जानिब से के इलेक्ट्रिक पर किया जाने वाला सरफ नज़र भी क्या मुजरिमाना कदम नहीं? और यही सवाल मौजूदा हुकूमत भी माजी के हुक्मरानों से बार बार पूछ रही है। कहा गया हमें यह कि पीपल्स पार्टी को हुकूमत दे दो तो 6 महीने के अंदर हम लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, क्योंकि जाहिर है 2 साल में आने से पहले तो कराची में आज तक लोड शेडिंग हुई कभी नहीं थी। आप वो देखेंगे कि वो कराची जिनको ये हुकूमतें कहती थी कराची हमारा मसला नहीं है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत कहती है कराची हमारा है। हुकूमतों के अलावा के इलेक्ट्रिक की जानिब से रवा रखी जाने वाली इस नाइंसाफ़ी की जो बेखकनी है, रेगुलेटरी इदारे नेपरा की भी जिम्मेदारी थी, जिसने फ़िलहाल तो एक खुली कचहरी का इनेकाद करना है कल, जिसमें शहरियों की शिकायत को सुना जाएगा। गुज़श्ता माह भी नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग और बिजली के मुबैना जो ज़्यादा बिल है, ओवर बिलिंग है, वो वसूल करने का नोटिस भी लिया था। नेपरा के इन इक़दामात का कोई नतीजा ताहाल सामने नहीं आ सका, और अब वफाकी वजीर उमर अयूब ने भी नेपरा की कारकर्दगी पर आखिरकार सवालात उठा दिए हैं। और ये उन्होंने कहा कि सिंध से जो नेपरा के नामजद नुमाइंदे हैं उनके खिलाफ सिंध हुकूमत से कार्रवाई का मुतालबा किया है। नेपरा में 4 सूबाई रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और यहाँ पे चेयरमैन होता है। सिंध से जो मेंबर हैं उनको प्रोएक्टिवली काम करना चाहिए, ना कि किसी एक इदारे को, के इलेक्ट्रिक को या किसी को, उसको प्रोटेक्ट करें। इतने तनाज़े और इतने शोर शराबे के बावजूद बदकिस्मती से के इलेक्ट्रिक की जानिब से मुसलसल मुजरिमाना खामोशी छाई हुई है। हमने भी बड़ी बात के तवस्सुत से के इलेक्ट्रिक के तर्जुमानों से गुज़श्ता कई दिनों में कई बार राब्ता किया, लेकिन उनकी जानिब से ताहाल कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। के इलेक्ट्रिक की जानिब से रवा रखे जाने वाले इस रवैये को हमारे ही प्रोग्राम में कराची की बड़ी नुमाइंदा जमात MQM जो है इसको माफिया से तशबीह दे चुकी है। के इलेक्ट्रिक एक ऐसा माफिया की सूरत इख्तियार कर गया है कि कोई भी उनसे कुछ कहता रहे, उनकी इंतज़ामिया से बात करे, कोई बात ना सुनते हैं ना उसको किसी खातिर में लाते हैं। अरबों रुपया कमा रहे हैं और किसी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं है।
और अब फिलहाल MQM पाकिस्तान मंगल वाले दिन से इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के सामने एहतजाज करने जा रही है। क्या यह एहतजाज नोटिसेज, हिदायत और बयानबाजी, गर्मी और मुसलसल लोड शेडिंग के बायस बिलखते कराची की आवाम के लिए दादरसी का बायस बन पाएंगे और सियासी पॉइंट स्कोरिंग की बजाय इस मसले के हल के लिए जिम्मेदारान संजीदा इकदाम करेंगे? इस पर तफसीली बात करेंगे। सिंध के वजीर तवानाई इम्तियाज अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि कराची के साबिक मेयर, पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने भी हमें ज्वाइन किया। इम्तियाज शेख साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। के इलेक्ट्रिक का मामला हेडलाइंस में है और तकरीबन कराची की, सिंध की हर सियासी जमात इस वक्त एहतजाज कर रही है। समझ में नहीं आ रहा, जो पोजीशन में है वो भी एहतजाज कर रहा है, जो हुकूमत में है वो भी एहतजाज कर रहा है। जिम्मेदारी किस पे डाली जाए? पीपल्स पार्टी सिंध में काफ़ी अरसे से गवर्नमेंट में है, फेडरल में भी रही है। के इलेक्ट्रिक का मामला जूं का तूं है। तहरीक इंसाफ जो है वो आज बैठी हुई है, 14 MNAs कराची से उनके इलेक्ट हुए, लेकिन मसाइल का हल निकल नहीं रहा। ये के इलेक्ट्रिक वाला मामला कौन इसे सॉर्ट आउट करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया। के इलेक्ट्रिक का मसला जो ये हमेशा इस मौसम में, मानसून के मौसम में, पिछले साल भी आप याद करें, अपने आप टीवी के रिकॉर्ड को उठा के देख लें, उस वक्त भी यही था। उस वक्त भी फौतगियाँ हुई और लाइन स्ट्रिप हुई और मतलब लोड शेडिंग बढ़ी। इस दफ़ा भी यही मसला हुआ। इस दफ़ा बारिशों से थोड़ा पहले लोड शेडिंग का वक्फा बढ़ गया। तो ये डेफिनेटली इस वक्त वज़ीर आला सिंध ने भी और हम लोगों ने भी, एनर्जी डिपार्टमेंट ने भी इसको मतलब सीरियसली लिया और फौरी तौर पे हमने नेपरा से भी रब्ता किया, के इलेक्ट्रिक से भी रब्ता किया, उनके MD से। तो जो उन्होंने उस वक्त वजूहात बताई वो ये थी कि जी मार्च के महीने में वफाकी हुकूमत ने फर्नेस ऑयल की दरामद पर पाबंदी लगा दी और वो मतलब हालांकि उस वक्त दुनिया में तेल सबसे ज़्यादा सस्ता हो रहा था, लेकिन उस वक्त उन्होंने पाबंदी लगा दी और उस वक्त फिर ये प्लानिंग भी ना कर सके जो कि अगर इनको तेल चाहिए कितना और कितनी ज़रूरत पड़ सकती है और गर्मी का मौसम है तो उसमें और मज़ीद डिमांड कितनी बढ़ सकती है। ये टोटल इल प्लानिंग थी, नाअहली थी फेडरल गवर्नमेंट की और पावर डिवीज़न की, जिन्होंने और ओगरा वालों की, जिन्होंने मतलब ये चीज़ जहन में नहीं, उनके सोच में भी नहीं आई। हालांकि ये कॉमन सेंस की बात है कि गर्मियों में लोड शेड बढ़ता है, लोड बढ़ता है तो फिर मतलब उसके लिए आपको एक्स्ट्रा आवर्स चलाने पड़ते हैं और आपको तेल की ज़रूरत पड़ती है। ना तेल मिला ना गैस मिली तो डेफिनेटली उन्होंने लोड शेडिंग बढ़ा दी। एक तो रीज़न ये हुआ, उसके ऊपर फिर बारिशें हो गई और बारिशों के बाद मतलब पूरे का पूरा निज़ाम जो है वो बैठ गया। कराची इलेक्ट्रिक तकरीबन कई सालों से प्राइवेट है, 2004-2005 से, जनरल मुशर्रफ के ज़माने से ये प्राइवेट इदारा है और उसके बाद मतलब इसमें इंतज़ामिया है और इसमें 26% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का शेयर है। 2 या 3 डायरेक्टर्स उनके हैं, बोर्ड में वो बैठते हैं। सिंध हुकूमत 10 साल से 12 साल से पावर में है और इंशाल्लाह पावर में रहेगी, लेकिन ये काम उसका नहीं है। हम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंस हमारे पास, एडमिनिस्ट्रेटिवली प्रोविंस हमारे पास है, तो हमने मतलब उनको बहुत ख़त भी लिखे, मीटिंग्स के लिए भी कहा, चीज़ें भी की और जो फौतगियाँ हुई उनके ख़िलाफ़, अफसरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की, लेकिन जो काम इन्होंने करना था, फेडरल गवर्नमेंट ने करना था, नहीं किया। अब ये देखें कितनी अजीब सी बात है, 12 सीटें MNA की हैं, पता नहीं 20-22 सीटें इनकी MPs की हैं, बजाय कुछ करने के ये मतलब ऐसी नाअहल मैंने मतलब अपोजिशन भी नहीं देखी और ऐसी नाअहल फेडरल गवर्नमेंट भी नहीं देखी। वो सब के सब जाके रोड पे KEC कराची इलेक्ट्रिक के सामने जाके बैठ गए। भाई तुम जाके इस्लामाबाद बैठो, पावर डिवीजन में मसले हल करो, नेपरा के पास जाओ। एक तो आपने जो फर्नेस ऑयल की बात की, अब देखें नेपरा में सिंध का भी एक मेंबर है और आज असद उमर साहब ने बड़ा एक संगीन इल्ज़ाम लगाया कि नेपरा का जो सिंध का मेंबर है वो आपके ज़ेरे असर है और के इलेक्ट्रिक पर इससे पहले भी जो जुर्माने लगाए गए तो उन्होंने कहा जी कम जुर्माना रखें। वहां पे वो कह रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, तो नेपरा का नुमाइंदा सिंध का जो है, ये सारी चीजें आप नेपरा में क्यों नहीं उठा? अगर फर्नेस ऑयल इन्होंने हाँ जी, उमर अयूब ने भी तकरीबन यही कहा था। तो शेख साहब सवाल इसमें यह कि अगर फर्नेस ऑयल उन्होंने बंद कर दिया था तो आप उठा सकते थे इस मामले को? फौरी तौर पे उठाया जनाब, फौरी तौर पे उठाया हमने, फौरी तौर पे उठाया। नेपरा के चेयरमैन को ख़त लिखे, फैक्ट फाइंडिंग मिशन के लिए उनको बुलाया, जुम्मे को वो लोग आ भी रहे हैं और असद उमर साहब ने आज बड़ी गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है, इस तरह का बयान दिया है जो उनको पता भी है कि नेपरा अथॉरिटी है, किसी एक मेंबर के अख्तियार में कोई चीज़ नहीं है, पूरी अथॉरिटी
मिलकर फैसला करती है, 4 मेंबर 5 चेयरमैन, और वही फैसला करते हैं, और मतलब अकेला किसी के पास वो नहीं है पावर। दूसरी बात, ये जो मेंबर है सिंध का, वो जो है मेंबर लाइसेंसिंग है, वो मतलब मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन का मेंबर नहीं है, वो केपी का मेंबर है, उसके पास ये चार्ज है। तो मेरा मतलब है कहने का कि सिर्फ अपने ऊपर से इल्ज़ाम लगा के सिंध गवर्नमेंट पे डालना या सिंध के ऊपर डालना, तो भाई ये बड़ी जाति की बात है। उनको पूरा पता है सिस्टम का कि किस तरह नेपरा चलती है। नेपरा उनके मतलब मातहत तो नहीं है, रेगुलेटर है, लेकिन उनके साथ बहुत क्लोज कॉन्टेक्ट में है। तो आप खुद तो कुछ नहीं करते, आपने अपने MPs को रोड पे बिठा दिया, तो उसका मतलब है ये अदम एतमाद है अपने पार्टी का, अपने वज़ीर आज़म पे और अपने वज़ीर एनर्जी पर, जो कि मतलब कई सालों से उधर हैं। और अब वो इल्ज़ाम लगाते हैं सिंध हुकूमत पर किसी, और ये कहते हैं कि जी पिछली हुकूमतों ने किया। भाई पिछली हुकूमत में कम अज़ कम उमर अयूब साहब को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो काफ लीग की हुकूमत में भी थे, नून लीग की हुकूमत में भी थे, PTI की हुकूमत में भी थे। कम अज़ कम उन लोगों को तो नहीं कहना चाहिए कि पिछली हुकूमतों का कसूर है, उसमें भी वफाकी वज़ीर थे। तो मेरा मतलब है ये सिर्फ इल्ज़ाम तराशी है। इनको अगर हल निकालना है मसले का, तो ये आएँ बैठें। और ये जो मैंने बात की ना फर्नेस आयल की, कराची इलेक्ट्रिक का भी बेइंतहा कसूर है। उन्होंने भी अपने जो उनको करना था उन्होंने नहीं किया। उनको जो एग्रीमेंट के तहत अपग्रेडेशन करनी थी, स्ट्रेंथनिंग करनी थी अपने सिस्टम की, उन्होंने नहीं की। और अभी आके जब वो बारिशों का सीज़न होता है तो तारें भी गिरती हैं, तो वो फिर अर्थिंग का प्रॉब्लम भी हो जाता है। पिछली दफ़ा जब हुआ तो FIRs तक सिंध गवर्नमेंट ने काटी, इनके अफसरों को जेलों तक में डाला गया। लेकिन फिर बाद में उनकी फिर एग्रीमेंट्स हुई लोगों के साथ, पार्टी जिनकी हलाकतें हुई थी, जिन बेगुनाह लोगों बेचारों की, तो उनके साथ मतलब अभी भी हुआ। तो मैंने कल भी इनसे बात की है MD KEC से, उन्होंने मतलब उसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी का भी ऑर्डर दे दिया है। और हमने उन रिश्तेदारों को भी कहा है अगर कोई FIR कराना चाहता है, सिंध हुकूमत तो यही कर सकती है ना जी, FIR काट दे, सख्ती कर ले। लेकिन असल काम नेपरा का और दूसरा काम पावर डिवीज़न का है, उमर अयूब साहब का है। वो आए ना, मैं उनको हल बताता हूँ, वो आ जाए इधर, स्टेक होल्डर हैं। आपने तो बिल्कुल क्लियर कट कहा कि के इलेक्ट्रिक अपग्रेडेशन जो उन्होंने करनी थी उसमें नाकाम रहा है। उनकी जो स्टोरेज की कैपेसिटी है वो भी ना होने के बराबर है, तारे सीधा हैं। और हर साल हम जब जून जुलाई अगस्त में पहुंचते हैं तो बेचारे कराची के शहरी जो हैं 10-10 15-15 लोग करंट लगने से मर जाते हैं, बिजली तक नहीं है। ये आप तो वफाकी हुकूमत को कह रहे हैं कि आए मिलकर बैठें, इसका हल तलाश करते हैं। हल इसका है क्या? के इलेक्ट्रिक जो है वो इसी तरह ये मामला चलता रहेगा, सियासत की नजर होता जाएगा? क्योंकि इंटरेस्टिंग चीज ये है जो कि आपने भी पॉइंट आउट किया कि सिंध की, कराची की हर जमात, चाहे वो अपोजिशन में हो, हुकूमत में हो, वो सड़कों पर बैठी हुई है के इलेक्ट्रिक के खिलाफ। तो समझ नहीं आ रहा कि के इलेक्ट्रिक क्या वफाकी हुकूमत से भी एक बड़ा इदारा है, इतना पावरफुल इदारा है कि किसी का बस नहीं चल रहा कि इनके मामला ठीक करे? देखें जी, असल में ये काम तो देखें मरकज़ी हुकूमत का है ना, फेडरल मिनिस्टर का है, वो इनिशिएटिव ले। हम कह रहे हैं कि आ जाएं, बैठ के बात करते हैं, मसले का हल करते हैं। आज भी प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी बनाई है, उसमें गवर्नर को मेंबर कर दिया है। अब गवर्नर देखें सिंबॉलिक हेड ऑफ अपना होता है, हेड होता है प्रोविंस का, उसके पास इख्तियार नहीं होता, इख्तियार तमाम वज़ीर आला के पास हैं। इसका मतलब इधर से ज़ाहिर है कि ये हल करना मसले को चाहते ही नहीं है। ये लोग कराची के लोगों को और पूरे सिंध के लोगों को सज़ा दी जा रही है, सियासी सज़ा दी जा रही है। और 18-18 घंटे की लोड शेडिंग पूरे सिंध में है। कराची में तो मतलब बेचारों को तो आपने देखें कि यहाँ तारें गिर रही हैं, यहाँ इतनी फौतगियाँ हुई हैं कि हमें मतलब दिली अफसोस है उन लोगों को, उन ख़ानदानों के साथ जहाँ ये हुआ। और हमने मतलब कई जगहों पे हमने कंपनसेशन दिलाए उन लोगों को और केसेस दाखिल किए। अब भी अगर ये सिर्फ ये गवर्नर साहब को उसमें डाल देंगे तो क्या मसला हल हो जाएगा? मसला हल तब होगा जब रियल स्टेक होल्डर्स इसमें बैठेंगे और मसले का हल निकालेंगे। मैं आपको ये बताऊं कि कराची इलेक्ट्रिक जो है इस वक्त फाइनेंशियल पोजीशन उसकी अच्छी नहीं है। उनके जो मालिक हैं, जो अबराज ग्रुप के जो नकवी साहब हैं, वो अपने मसले मसाइल में जो है मतलब वो इंग्लैंड में हैं और वहाँ से निकल नहीं सकते। वहाँ उनके केसेस हैं और मसले हैं, अपने ज़ाती उनके मसले हैं, तो उससे निकल नहीं सकते। इस वक्त एक कोयती हैं अपना, उन्होंने इसी चेयरमैन उसके वो बन गए हैं कमेटी उसके कंपनी के, और लिक्विडेटर्स के पास ये कंपनी है। तो मतलब इधर शंघाई इलेक्ट्रिक भी उकर रही है। अभी कराची इलेक्ट्रिक जो है वो इस पोजीशन में, जहाँ तक मेरी इतला है, जब उनके साथ बैठेंगे, जब उनके हम देखेंगे, हम तो बल्कि मुतालबा कर रहे हैं कि उनका एग्रीमेंट भी लाया जाए, एग्रीमेंट स्टेक होल्डरों के सामने रखा जाए कि उन्होंने कराची इलेक्ट्रिक ने करना क्या था, अभी तक किया कितना है,
और फेडरल गवर्नमेंट ने क्या करना था तो क्या क्या उन्होंने किया है, तो चेकिंग तो उन्होंने करनी है। हम हर तरीके से असिस्टेंस देंगे कराची के लोगों को, सिंध के लोगों को, पूरे सिंध के लोगों को। इस वक्त लोड शेडिंग के अजाब में मुबतला कर दिया गया है और ये टोटल फेल्यूर है, ये हमारा पावर डिवीज़न का, फेडरल गवर्नमेंट का टोटल फेल्यूर है। और मैं उनको कहता हूँ, अपना जो अपोजिशन के हमारे हर किसी का हक बनता है वहाँ जाके बैठे, सवाए रूलिंग पार्टी के MPs MNAs के। उनको तो चाहिए जाके इस्लामाबाद जाके बैठें, वज़ीर आज़म हाउस में बैठें, पावर डिवीज़न में जाके बैठें, मसला हल कराएं। वो साहबान सब इधर आके बैठ गए हैं रोड पे और अपना आधा घंटा 15 मिनट बैठ के अपना फिर वो घर चले जाते हैं और कहते हैं जी हम तो धरना दे रहे हैं। तो ये शर्म की बात नहीं है कि रूलिंग पार्टी खुद धरना दे रही है? क्या ये धरना असद अपना उमर अयूब के ख़िलाफ़ है या धरना ये वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ है? कराची इलेक्ट्रिक एक एंटिटी है जी, वो जो सप्लाई करती है, और उसके ख़िलाफ़ धरना देने से क्या होगा? उसकी कंट्रोलिंग अथॉरिटियाँ आपके पास हैं। 26% शेयर जो है फेडरल गवर्नमेंट का है, डायरेक्टर्स फेडरल गवर्नमेंट के उसमें हैं। तो आप कर लेना कोई बड़ा फैसला, वज़ीर आज़म क्यों नहीं करते? इम्तियाज़ अहमद शेख साहब वज़ीर तवानाई सिंध नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है। अहम पॉइंट उन्होंने रेस किए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने MNAs MPs जिनको इस्लामाबाद में होना चाहिए और के इलेक्ट्रिक के ये मसाइल हल करने चाहिए, वो वहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं और ये पता नहीं किसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इस पर मज़ीद बात करेंगे। साबिक मेयर कराची और पाक सरजमीन पार्टी के सरबरा जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एक चीज़ आपसे समझनी है कि आज सिंध और कराची की हर सियासी जमात, चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे वो हुकूमत में हो, वो सड़कों पर बैठी हुई है, के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज कर रही है। समझ नहीं आ रही कि हुकूमत में होते हुए भी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। ये मामला है क्या के इलेक्ट्रिक का, और क्यों इतना बड़ा है के इलेक्ट्रिक के उसको ना तो वफाकी हुकूमत कुछ कह सकती है, और मामला तो खैर सूबाई हुकूमत के पास इतना है नहीं। आपसे सुनना चाहेंगे कि कराची के शहरी कब तक के इलेक्ट्रिक के रहमो करम पर रहेंगे? जो लोग हुकूमतों में हैं और वो एहतजाज कर रहे हैं, वो पार्टनर्स इन क्राइम हैं, वो खुद इस क्राइम में शरीक हैं। खास तौर पर इस वक्त जो है वो PTI की जो हुकूमत है, वो वफाकी हुकूमत के पास ये सारा मैंडेट है कि वो के इलेक्ट्रिक के प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकती है। आरिफ नकवी साहब उनके दोस्त हैं और ये सारा वफाक का एक्चुअली उनके अंडर में आता है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट चाहे तो वो भी बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन डेफिनेटली प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जी अपने हाथ में जो चीज़ है वो नहीं कर रही, तो वो ये कहाँ करेंगे? तो वफाक और वो क्या करें, वो ये करें सबसे पहले तो आरिफ नकवी को ये कहें, और ये जो शान अशरे नाम है एक साहब उनके जो डायरेक्टर हैं, जो भी करता धरता है, शान अशरे जो है वो चला रहे हैं पूरी के। ये इमरान खान साहब एक कॉल करेंगे अगले दिन से कराची में, जो ये तमाम प्रोडक्शन पूरी नहीं कर रहे, फर्नेस ऑयल नहीं ले रहे हैं, ये जो है वो खरीदारी शुरू कर दें, तो अभी की तो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है। और अल्टीमेटली ये करना चाहिए इनको कि के इलेक्ट्रिक की तरह ये 3 से 4 नई कंपनीज को लाइसेंस दें डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जिस तरह से आपने सेलुलर फोन को दे रखा है। जब तक आप के इलेक्ट्रिक की मोनोपोली खत्म नहीं करेंगे, जब तक कराची वालों को 4 कंपनीज से ऑप्शन हो कि भाई 4 कंपनीज से कम वो जो है वो अपनी बिजली ले सकते हैं, जब तक के इलेक्ट्रिक की बदमाशियां खत्म नहीं होंगी। दुनिया में ये काम ऑलरेडी हो रहा है। आज से पहले हम फोन रिसीव करने के लिए, इनकमिंग कॉल के लिए पैसे देते थे जब एक फोन की कंपनी थी। जब 10 फोन की कंपनीज आ गई, अब आपको सिम लगाने पे भी पैकेज मिलता है। यही हशर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला के बिजली का। जब तक ये नहीं करेंगे तो इसका हल नहीं है। मैंने आपको सोल्यूशन भी बता दिया साथ। ठीक, मुस्तफ़ा साहब देखिए, बात इस वक्त ये है कि बाकायदा मुआहदे किए गए हैं के इलेक्ट्रिक से, तो वो मुआहदे जब तक रहेंगे उसकी रिन्यूअल का टाइम नहीं आएगा, तो ये डिसीजन तो नहीं लिया जा सकता कि उनकी मोनोपोली तोड़ी जाए। करना क्या चाहिए? क्या वफाकी हुकूमत तो कोर्ट में भी जा सकती है कि आपने ये मुआहदा किया था, आपने कैपेसिटी अपनी बिल्ड करनी थी, अपग्रेडेशन करनी थी, तारें चेंज करनी थी, आपने तो कुछ नहीं किया, तो इस पर वफाकी हुकूमत तो जा सकती है, अदालत में भी जा सकती है। भाई अदालत में वो जाए ना जो मजबूर हो। वफाकी हुकूमत बिल्कुल मजबूर नहीं है। एक तो वो जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, दूसरी बात है कि वफाकी हुकूमत, इसमें सबसे बड़ी शेयर होल्डर इस एग्रीमेंट में भी वफाकी हुकूमत है। वफाकी हुकूमत का मैक्सिमम शेयर है इसके अंदर, और ये तो बेच रहे हैं ना, ये तो बेच रहे हैं, इसलिए उन्होंने बेच दिया आगे शंघाई कॉरपोरेशन को, जब जाकर ये कराची वालों को लूट रहे हैं। बिल्कुल को भाई कोर्ट में तो कोई गरीब आदमी जाएगा ना, मजबूर आदमी जाएगा, लेकिन ये तो मजबूर नहीं है, हुकूमत है, ये मजबूर नहीं है। लीगली ये के इलेक्ट्रिक के साथ ये कर सकते हैं। ये नए लाइसेंसेस देने के लिए कौन मना करता है इनको? जो सारे एग्रीमेंट से सब खत्म हो गए, ये नए लाइसेंस दे सकते हैं उनको।
ठीक, तो मुसफ़ साहब इसका हल आपने तो बता दिया, लेकिन बहैसियत आपकी जमात है, कराची के नुमाइंदे हैं आप भी, क्या किया जाए? सूबाई हुकूमत इस सिलसिले में क्या कर सकती है? क्योंकि देखा ये गया कि सूबाई हुकूमत ये कह रही है फर्नेस ऑयल पे इन्होंने इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी थी, वफाकी हुकूमत कह रही है नेपरा में जो इनका नुमाइंदा है सिंध हुकूमत का वो के इलेक्ट्रिक से मिला हुआ है, वो हमें कह रहा है कि आप इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ ना करें। वहाँ पर भी सियासत हमें नज़र आ रही है दोनों जानिब से। ये लोग तो कचरा नहीं उठा पा रहे, ये लोग तो पानी नहीं दे पा रहे। देखिए, माजरत के साथ पाकिस्तान के लोगों ने अपना जो लोगों को मुंतखब किया है वो सब जो है उनके साथ धोखा कर रहे हैं। ये सब जो पार्टनर्स इन क्राइम है और इस वजह से सब कुछ हो रहा है। मैं बिल्कुल प्लेन लफ्जों में कह रहा हूँ, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, चाहे वो सूबाई सिटी गवर्नमेंट हो, ये फेल हो गए लोगों को डिलीवर करने में। अब मैं इधर उधर से क्यों कैसे बात करूं, ये फेल हो गए। सिंपल आपके इस बातों का जवाब ये कि भाई ये फेल हो गए, ये नहीं डिलीवर कर सकते लोगों को, ये पार्टनर्स इन क्राइम है। मुस्तफा कमाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद कराची की ही बात होगी, अमन व अमान की बात होगी। JIT जो उज़ैर बलोच वाली आई है उसमें कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं जो ज़्यादा वाइडली कवर नहीं हुई। मज़हर अब्बास साहब हमें ज्वाइन करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स हमारे साथ शेयर करेंगे, लेकिन एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। उज़ैर बलोच JIT का मामला सियासी तनाज़ात की नज़र होता नज़र आ रहा है। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी की जानिब से सिंध हुकूमत की जानिब से शाया करदा JIT रिपोर्ट के बाद एक नई रिपोर्ट के इंकशाफ पर अभी तक अहम सवालात का जवाब नहीं मिल सका। आज सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से JIT रिपोर्ट्स पब्लिक करने के खिलाफ अपनी दरख्वास्त भी वापस ले ली और तवक्को के खिलाफ बेंच की जानिब से किसी किस्म के ऐसे रिमार्क सामने नहीं आए जिनसे ये तासुर मिले कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अज खुद नोटिस ले रही है। याद रहे कि सिंध हाई कोर्ट ने अली ज़ैदी की दरख्वास्त पर सिंध हुकूमत को अहकामात जारी किए थे कि उज़ैर बलोच, निसार मुराई और बल्दिया फैक्ट्री साने की JIT रिपोर्ट्स पब्लिक कर दी जाएं, जिस पर सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। लेकिन चंद दिन पहले सिंध हुकूमत ने खुद ही फैसला करते हुए ये रिपोर्ट्स आम कर दी और आज सुप्रीम कोर्ट से अपनी दरख्वास्त भी वापस ले ली। ऐसे में इस तनाज़े से मुतालिक उठने वाले अहम सवालात के जवाब अभी तक सामने नहीं आ सके कि अली ज़ैदी जिस JIT रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं वो कितनी मुस्तनद है, वो कहाँ से उनके पास आई, और ना ही हुकूमत की जानिब से अब तक किसी किस्म का बाज़ाब्ता ऐलान सामने आ सका है। ऐसे में हुकूमती अराकीन की जानिब से बार बार इस JIT की बुनियाद पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात पर से जो है वो सवाल उठ रहे हैं कि क्या मकसद जो था वो सिर्फ सियासी बयानबाजी थी, क्योंकि अब तक जहाँ हुकूमत की जानिब से इस मामले पर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को निशाना बनाया जा रहा है, वहीं इस रिपोर्ट में हुकूमत के जिन इत्तेहादियों के नाम सामने आए हैं उनका दिफा किया जा रहा है। खुसूसी तौर पर पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा सिंध के वजीर दाखिला उस वक्त के डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा से मुतालिक काफी सवालात उठ रहे हैं कि अगर हुकूमत को JIT में दर्ज इल्जामात पर इतना यकीन है तो फिर डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा का दिफा क्यों किया जा रहा है, जबकि सिंध हुकूमत और अली ज़ैदी दोनों की जानिब से सामने लाई जाने वाली JIT में डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा पर संगीन इल्जामात लगाए गए हैं। असला फराम करने से लेकर सियासी मुखालिफिन के कत्ल जैसी वारदातों का जिक्र है और माजी में उनकी जानिब से ऐसे कई बयानात मौजूद हैं जिनमें पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की हौसला अफजाई नजर भी आती है। मैंने 3 साल में 3 लाख लाइसेंस दिए उनको, किस लिए दिए हैं? आप लोगों ने शादी ब्याह के लिए, एक बंधु के लिए। लेकिन जब यह सवाल अली ज़ैदी से किया जाता है तो वो दिफाई पोजीशन इख्तियार करते हुए नजर आते हैं। आप माने ना, फिर जुल्फिकार मिर्जा ने इसको स्ट्रॉन्ग किया था उज़ैर बलोच को 2010 में, ये आपकी बताई हुई JIT कह रही है। जुल्फिकार मिर्जा ने खड़े होकर सारे इंकशाफात किए हैं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ यह है कि जुल्फिकार मिर्जा की इन्हीं कार्रवाइयों के बायस उनकी पार्टी से इख्तिलाफात शुरू हुए और लियारी में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ ऑपरेशन के बाद ही उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देकर पीपल्स पार्टी मुखालिफ रवैया इख्तियार किया। जुल्फिकार मिर्जा साहब का जो स्टाइल था वो ये कोई ऐसी खुफिया बातें नहीं है। उस वक्त अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं उन दिनों में तो आपको सारी चीजें सामने नजर आ जाएंगी क्या क्या कुछ हो रहा था। जुल्फिकार मिर्जा साहब उस वक्त सिंध काबीना के सबसे मजबूत तरीन मिनिस्टर थे, डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर भी समझे जाते थे और वो हर चीज अपनी मर्जी से करते थे। जो उनका स्टाइल था, बड़ा एग्रेसिव आदमी थे।
तो वो सारी चीजें करते रहे। लेकिन जब पार्टी ने ये महसूस किया कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो बहुत खतरनाक अमल है और उससे शहर का अमन भी तबाह हो रहा है, पार्टी को भी नुकसान पहुंच रहा है, तो पार्टी ने अपने आप को उससे दूर किया। और उसके बाद जुल्फिकार मिर्जा साहब ने जिस तरह रिएक्ट किया पीपल्स पार्टी के ऊपर, आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर खास तौर पर जिस किस्म के इल्जाम लगाए, वो भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं। तो उन्होंने तो पूरा मतलब पूरी भड़ास निकाली है इस बात पर कि हमने उनको दूर क्यों किया। लेकिन आज अगर अली जैदी साहब हैं या पीटीआई हैं, वो ये एतराज उठाते हैं, उनका जो हक है कि जी उज़ैर बलोच ने या जो बल्दिया फैक्ट्री का जो वाकया हुआ उसके अंदर जो एमक्यूएम के लोग थे उन्होंने जो कुछ किया वो दहशतगर्दी है, बिल्कुल सही कहते हैं। लेकिन उस दहशतगर्दी में जो आदमी सबसे आगे था, जब इनके साथ था, जो ऑन ओथ एडमिट करता है, जो आज भी मानता है, वो आज जीडीए की सूरत में पीटीआई का इत्तेहादी है। कि जुल्फिकार मिर्जा साहब की जो जाती लाइन थी वो कुछ और थी और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की जो पॉलिसी थी या गवर्नमेंट की पॉलिसी थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। ये सारा मामला क्या सियासी बयानबाजी की नज़र ही होता रहेगा और क्या हकीकत सामने आ सकेगी या पसे पर्दा इस सारे मामले के पीछे कोई और सियासी अवामिल शामिल हैं? इस पर बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब से, जो कि कराची के हालात पर गहरी नज़र रखते हैं, चाहे उनके एनालिसिस हों या उनके कॉलम्स हों। मज़हर अब्बास साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। JIT का मामला जो था वो JIT आते ही कंट्रोवर्शियल हो गया बिटवीन अली जैदी एंड पीपल्स पार्टी, लेकिन कुछ ऐसे सवालात हैं जो कि अभी तक जवाब तलब हैं, खुसूसन डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा, चाहे अली जैदी ने जो JIT सामने लेके आए हैं या पीपल्स पार्टी ने जो ऑफिशियली JIT सामने आई है, उसमें बड़े संगीन इल्जामात हैं डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा पर। उस बारे में बताइएगा कि क्या उस वक्त जो डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा साहब जो कर रहे थे वो पीपल्स पार्टी की मर्जी से कर रहे थे, क्योंकि डिफेक्टो CM थे, वो वजीर दाखिला थे, आसिफ जरदारी के काफ़ी करीबी भी समझे जाते थे? शुक्रिया आदिल। देखिए, जब 2008 के इलेक्शन हुए, अगर उससे थोड़ा सा और पीछे चले जाएं, जब बेनज़ीर भुट्टो वतन वापस आईं और 18 अक्टूबर को कराची में उन्होंने लैंड किया, तो उस वक्त जो बेनज़ीर साहिबा की जो सिक्योरिटी थी उसके इंचार्ज थे जुल्फिकार मिर्ज़ा जी, और उन्होंने जानिसारा ने बेनज़ीर बनाई थी। और जिस वक्त 18 अक्टूबर को खुदकश हमला हुआ तो वो सारे जानिसार ट्रक के गिर्द ही मौजूद थे। 2 हमले हुए थे, लेकिन उसके बावजूद वो जो हमलावर थे वो ट्रक के करीब नहीं पहुंच सके। और उसका बाद में ज़ाहिर है बेनज़ीर भुट्टो ने डॉक्टर जुल्फिकार मिर्ज़ा को काफ़ी प्रेस किया इसके हवाले से। लेकिन फिर अचानक ये हुआ कि 1-1.5 महीने बाद डॉक्टर जुल्फिकार मिर्ज़ा से वो सिक्योरिटी ले ली गई और 27 दिसंबर को जो लियाकत बाग में वाक़या हुआ उसके इंचार्ज फिर रहमान मलिक साहब थे जी। फिर 2008 का इलेक्शन होता है बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद, तो जो हुकूमत बनी, उस वक्त हुकूमत बनने का जब अमल था तो डॉक्टर जुल्फिकार मिर्ज़ा का नाम भी आ रहा था बहैसियत वज़ीर आला। लेकिन इत्तला यही है कि ख़ुद उनकी जो फैमिली थी, ख़ास तौर पे उनकी अहलिया थी डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा, वो चूँकि ये समझती थी कि शायद ये जुल्फिकार मिर्ज़ा बहुत जज्बाती से आदमी हैं, तो वो नहीं चाहती थी कि उनको कोई इस तरह की प्रोमिनेंट मिनिस्ट्री या चीफ मिनिस्ट्री मिले जिसमें ये ऐसी सूरत हाल, क्योंकि उस वक्त कराची के हालात जो है वो ठीक नहीं थे। MQM का ज़ाहिर है जोर था, MQM की बड़ी ताकत थी उस पीरियड में। आसिफ अली जरदारी साहब ने डॉक्टर जुल्फिकार मिर्ज़ा को कन्विंस किया और कन्विंस करके उनको सूबाई वज़ीर दाखिला दिया और उनको फ्री हैंड दिया और 2 अहदाफ दिए उन्होंने, जो उनके करीबी ज़राए मिर्ज़ा साहब के करीबी ज़राए बताते हैं, और ये डायरेक्टली आसिफ अली जरदारी साहब ने दिए। और एक था कि MQM, उनके बकौल कि जरदारी साहब समझते थे MQM को जनरल मुशर्रफ के पीरियड में बहुत ताकत मिली है, तो MQM को काबू करना है, और नंबर 2 पीपल्स पार्टी के लोगों को सिक्योर करना है, बचाना है, उनको ताकत देनी है। इन 2 अहदाफ के साथ तो अगर डॉक्टर जुल्फिकार मिर्ज़ा ने 2008 से 2011 तक जो भी किया ये हो नहीं सकता था, क्योंकि वक्तन वो अपनी रिपोर्ट्स जो हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब को भी देते रहते थे और सिंध काबीना को भी बताते रहते थे। और जब बीच में एक मरतबा लियारी ऑपरेशन की बात आई तो डॉक्टर जुल्फिकार मिर्ज़ा ने उसकी मुखालफत की। फिर 2009 में रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत, जो उस वक्त पीपल्स अमन कमेटी के सरबराह थे, और पीपल्स अमन कमेटी दरअसल बनी थी
जब गफ़ार ज़िक्री और रहमान बलोच के ग्रुप्स के दरमियान काफ़ी कशीदगी थी, लोग मारे जा रहे थे, तो उनके बुज़ुर्ग बैठे थे और उन्होंने फिर पीपल्स अमन कमेटी बनाई थी। तो 2009 में रहमान का कत्ल होता है, एक्स्ट्रा कहते हैं कि एक्स्ट्रा जुडिशली उसे मारा गया, और ये भी कुछ इत्तलात थी कि उसकी मुखबरी भी उज़ैर ने की थी और चौधरी असलम ने फिर उनको और उस रहमान को और उनके 3 साथियों को मारा था। उसके बाद उज़ैर का रोल शुरू होता है 2009 के बाद, जब उनकी दस्तार बंदी होती है और डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जो है वो उनको सपोर्ट करते हैं इस नाम से कि वो जाके उनके बकौल के लियारी में जो है, क्योंकि पीपल्स पार्टी में लियारी में ग्रुपिंग्स थी, तो उस ग्रुपिंग को कहते हैं कम करने की कोशिश की। लेकिन जो सबसे खौफनाक सूरत हाल हुई उसके बाद वो ये हुई कि पुलिस ने इनकार कर दिया कराची में MQM के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की ऐसी इस तरह की कार्रवाइयाँ जो हमने 94-95 में देखी थी। ठीक। और वो फिर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ये चाहते थे, क्योंकि अगर आपको याद हो कि गालिबन 2009 में ही 10 मुहर्रम को एक खौफनाक धमाका हुआ था जिसमें बड़े लोग मारे गए थे, और उसके बाद एक सिंध काबीना का इजलास हुआ था जिसमें डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने ये तजवीज़ दी थी कि सिंध में रेंजर्स को, क्योंकि रेंजर्स तो सिंध में 1989 से थी, कि सिंध में रेंजर्स को जो है गैर मामूली इख्तियारात दे के कंट्रोल शहर का उनके हवाले कर दिया जाए। लेकिन उस वक्त जो वफाकी वज़ीर दाखिला थे रहमान मलिक, उन्होंने इसको अपोज किया, और उसके बाद रहमान मलिक और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के दरमियान एक सर्द जंग शुरू हो गई थी, और उसके बीच का जो मामला था वो आसिफ अली जरदारी टैकल करते थे या फिर गवर्नर इशरतुल इबाद। तो ये जो जब फिर कराची में पीपल्स अमन कमेटी को जिस तरीके से जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने सपोर्ट की, उसमें कहीं ना कहीं आसिफ अली जरदारी और सिंध हुकूमत की बहरहाल हिमायत हासिल थी, क्योंकि कार्रवाइयाँ शुरू हुई, लोगों को उठाया जाने लगा, अखबारों में ख़बरें आनी शुरू हो गई, टेलीविज़न पे आनी शुरू हो गई कि लोग यरगमाल बनाए जा रहे हैं, उसमें ज़्यादातर उर्दू स्पीकिंग थे, उनको फिर कत्ल किया जाने की इत्तला मिली, इस तरह की ख़बरें भी आईं कि लोगों के गले काट दिए गए। तो एक दहशत वाली सूरत हाल जो है वो फैल गई थी। ये वो वक्त है जब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब जो थे वो बड़े पावरफुल मिनिस्टर थे, जरदारी साहब तक उनकी रसाई थी, बड़े करीबी हलकों में उनके शुमार होते थे, करीबी दोस्तों में। लेकिन उनका मौक़िफ़ आज भी ये है कि लियारी की जो सिचुएशन बनी जिससे कराची के अमन व अमान पर एक सवालिया निशान खड़ा हो गया था, और ये वो वक्त था कि जब पार्टी ने जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से जान छुड़ाने का फ़ैसला किया, और वो बिल्कुल उसके बाद उन्होंने ना सिर्फ रिज़ाइन दिया बल्कि जरदारी साहब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करना शुरू कर दी। तो पीपल्स पार्टी का तो आज भी एक उसूली मौक़िफ़ ये है कि मिर्ज़ा साहब जो भी कर रहे थे वो अपने तय कर रहे थे, और जब पार्टी ने उसका नोटिस लेने का फैसला किया तो उनकी राहें जुदा हो गई पार्टी से। मेरा नहीं ख्याल कि ये मुकम्मल तौर पे दुरुस्त बात है, कुछ चीज़ें हक़ाइक़ यकीनन होंगे। देखिए, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब को शिकायत ये थी, और जब उन्होंने आखिर में रिज़ाइन किया तो उन्होंने ये कहा कि मुझे ये लगता है कि मुझे इस्तेमाल किया गया, क्योंकि एक तरफ उनका मौक़िफ़ ये है कि एक तरफ मुझसे MQM के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करवाई जा रही थी, और दूसरी तरफ जरदारी साहब और रहमान मलिक बराह रास्त बानी मुत्तहदा के साथ राब्तों में थे, और उनके दरमियान राब्तों का काम डॉक्टर इशरतुल इबाद किया करते थे। तो ये सारी बातें जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने जब रिज़ाइन किया अर्ली 2011 में, तो उसमें उन्होंने इस तरह का वो कहा कि एक तरफ मैं जाता था तो मुझसे कहा जाता था कि MQM के ख़िलाफ़ ऑपरेशन को तेज़ किया जाए, कार्रवाइयों को तेज़ किया जाए, और दूसरी तरफ जो है रहमान मलिक साहब MQM से राब्तों में थे, और उन्होंने उनके जो करीबी ज़राए वो ये कहते हैं कि उन्होंने ये भी बात की कि जरदारी साहब से भी बात की कि जी मुझे बता दें पॉलिसी क्या है, पॉलिसी अगर MQM के जो मिलिटेंट्स हैं, MQM के मिलिटेंट्स को ख़त्म करना है, MQM से मुज़ाकरात करने हैं, MQM से जो है कोई मुआहिदा करना है, उस तरह चलना है या किस तरह, क्योंकि एक तरफ मैं बहुत आगे जा रहा हूँ और दूसरी तरफ पीछे से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये सारी जो असल में जहाँ मामला आके ठहरा, जहाँ पीपल्स पार्टी ये कहती है कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से पीछा जो है वो छुड़ाने का जो फ़ैसला हुआ, जो ये बात की जाती है, उसके असल हक़ाइक़ जो हैं
वो आप पूछ सकते हैं डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब से। उन्होंने और नबील गबोल, ये दो लोग थे जो मुसलसल जरदारी साहब को भी और कि ये कह रहे थे कि जी उनके बकौल जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को जो है इन कार्रवाइयों से रोका जाए, और वो काफ़ी अरसे उन्होंने ये बात की। बल्कि जब शुरू में जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने उज़ैर बलोच को सपोर्ट करने का या पीपल्स अमन कमेटी को सपोर्ट करने का, तो नबील गबोल ने जाके जरदारी साहब से ये बात की कि ये और मिर्ज़ा से भी बात की कि ये जो कार्रवाइयाँ हैं इससे पीपल्स पार्टी को लियारी में सियासी तौर पे बहुत नुकसान होगा। इशरतुल इबाद ने एक दूसरा मौक़िफ़ पेश किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की चीज़ों से जरदारी साहब से कई उनकी मुलाकातें हुई माफ़ कीजिएगा, और उन मुलाकातों में उन्होंने ये वाज़ेह तौर पे कहा कि इससे कराची में अमन व अमान की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। लिहाजा उनकी तजवीज़ ये है कि डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को वज़ारत दाखिला से हटा के कोई और वज़ारत दे दी। तो ख़ुद इशरतुल इबाद साहब ने मुझे कंफर्म किया इस बात को कि उन्होंने जरदारी साहब से कहा कि अगर आप इस मसले का हल चाहते हैं तो आप जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को फौरी तौर पे हटाएं ताकि इस मसले का हल निकाल दे। तो अब पीपल्स पार्टी अगर ये मौक़िफ़ रखती है, लेकिन वो जो 2 साल हैं, 2 साल का पीरियड या 1.5 साल का पीरियड है, उस पीरियड से पीपल्स पार्टी अपने आप को बरीज़ुम्मा करार नहीं दे सकती। मज़हर अब्बास साहब, थैंक यू सो मच। काफ़ी इंटरेस्टिंग डिटेल उन्होंने मज़हर साहब ने हमारे सामने रखी, और कोशिश करेंगे कि इस पर पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ लें आइंदा के प्रोग्रामों में। वक्त वो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद बात करेंगे 15 सितंबर से मुल्क भर के स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह खोलने का फ़ैसला हुआ है। सिंध हुकूमत कितनी तैयार है, पंजाब हुकूमत कितनी तैयार है। सईद गनी साहब वज़ीर तालीम है सिंध के, वो हमारे साथ होंगे, लेकिन एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। विफाकी हुकूमत ने बड़ा फैसला कर लिया। तकरीबन 4 माह से बंद तालीमी इदारों को खोलने का ऐलान किया जा चुका है। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ खुल सकेंगी, लेकिन ये ऐलान इस बात से मशरूत है कि अगले 2 माह में कोरोना की जो वबा है वो काबू में रहती है या नहीं। इसमें अगर इजाफा होता है तो यकीनी तौर पर फिर स्कूल नहीं खोले जा सकते। अहम फैसला है, लेकिन इसका सारा दारोमदार अब इस बात पर होगा कि कोरोना की वबा में कमी आए। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने यह आज वाज़ेह किया कि अगर अगस्त के आखिर तक सूरत हाल खराब रही तो इस फैसले पर नजरसानी भी हो सकती है। 15 सितंबर से हमने ये फैसला किया है कि तालीमी अदारे जो हैं वो खुल जाएंगे। अगर अर्ली सितंबर में या लेट अगस्त के अंदर अगर सेहत के मामला ठीक नहीं होते तो फिर नहीं खुलेंगे। आपको याद दिलाते चलें कि यह फैसला गुज़श्ता रोज़ बैनुस्सूबाई वज़राए तालीम की कॉन्फ्रेंस में हुआ था, जिसमें हुकूमत के मुताबिक तमाम सूबों और विफाक ने इत्तेफाकी राय से यह फैसला किया, और आज नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के इजलास में बाज़ाब्ता तौर पर इसकी इजाज़त ले ली गई है, और तालीमी इदारों के लिए SOPs अब तय किए जाएंगे जिन पर अमल दरामद ज़रूरी होगा। इस फैसले में ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो लेने में जो दूर दराज इलाकों के तलबा को पेश आने वाली मुश्किलात का भी जो है वो बड़ा हाथ है, का गिला था कि इंटरनेट और बिजली के मसाइल के बायस उन्हें ऑनलाइन क्लासेस में शदीद मुश्किलात हैं। ये सवाल करना कबल अज़ वक्त होगा कि क्या ये फैसला दुरुस्त है, क्योंकि अभी 15 सितंबर में तकरीबन 2 महीने का वक्त है, और उस वक्त तक सूरत हाल मज़ीद वाज़ेह होगी कि क्या हालिया दिनों में कोरोना केसेस में कमी का जो ट्रेंड है वो बरकरार रहता है या नहीं। और इसमें ईद उल अज़हा पर SOPs और एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद भी उसका भी अहम किरदार होगा, क्योंकि इससे पहले भी अगर आपको याद हो गुज़श्ता ईद में भी केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया था। इमरान खान को भी इस बात का खदशा है। बड़ी ईद आ रही है, कुर्बानी की ईद। मैं आज आप सबसे अपील करता हूँ कि वो ना हम करें जो हमने पिछली ईद में किया। पिछली ईद में हमने लापरवाही की, हमने ये सोचा नहीं कि ये एक ऐसी वायरस है कि जब लोग जमा होते हैं, ज़्यादा लोग जमा होते हैं, ये तेज़ी से फैलता है।
क्या सूबा सिंध भी विफाक के साथ तालीमी इदारे खोलने पर मुत्तफिक है और तालीमी इदारों के लिए SOPs क्या होंगी, उनका इतलाक कैसे यकीनी बनाया जाएगा, और क्या जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं और स्कूल्स हैं उनके लिए एक जैसी SOPs होंगी, इस पर तफसीली बात करेंगे। सिंध के वज़ीर तालीम सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सईद गनी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। 15 सितंबर से अब तालीमी इदारे खोलने का फैसला तो हो चुका है और डिपेंड करता है कि अगस्त के एंड तक जो है या सितंबर के शुरू तक कोरोना की सिचुएशन क्या रहती है, उससे जुड़ा होगा ये फैसला। लेकिन कैसे देख रहे हैं आप उसको? अभी आगे जाके SOPs भी बननी है, तो क्या स्कूल्स भी खुलेंगे, कॉलेजेस भी खुलेंगे और यूनिवर्सिटीज भी खुलेंगी, या अलग अलग पॉलिसी रखी जाएगी तीनों तालीमी इदारों के लिए? देखिए, पहली तो मैं ये वजाहत कर दूं कि 15 सितंबर की डेट हतमी इसलिए नहीं है ठीक कि हमने साथ में ये भी कहा है कि उससे पहले 2 मरतबा हम मीटिंग करेंगे और उस वक्त जो सूरत हाल होगी कोरोना की उसको मद्देनजर रखकर आगे हम ये फैसला करेंगे कि वाकई 15 सितंबर को तालीमी इदारे खोले जा सकते हैं कि नहीं खोले जा सकते हैं। तो ये मशरूत किस्म की आप समझते हैं कि एक डेट है जो हमने तय की है, और जाहिर है कि कोई ना कोई वक्त तो हमने तय करना था कि स्कूल कब खोलने हैं और उसके मुताबिक फिर तैयारी भी करनी है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि ये सारा इन्हिसार इसका कोरोना की सूरत हाल के ऊपर, खुदा ना खास्ता अगर केसेस बढ़ते हैं, हालात खराब होते हैं तो 15 सितंबर को भी स्कूल नहीं खोलेंगे। लेकिन अगर अल्लाह ताला ने करम किया और हालात ठीक हो गए तो फिर हम खोलने की तरफ जाएंगे। जो दूसरी बात आपने कही कि यूनिवर्सिटीज और दीगर इदारे, ये तमाम तालीमी इदारों की बात है और इसमें अभी ये भी हमने तय करना है कि हमने किस तरह से ये जो ओपनिंग्स हैं उसको शुरू करना है। तो गालिब इम्कान तो ये है कि पहले हम यूनिवर्सिटी से शुरू करेंगे जहाँ निस्बतन बड़ी उम्र के तालिब इल्म होते हैं, समझदार होते हैं, मैच्योर होते हैं, वहां से शुरू करेंगे और फिर हम नीचे तक आएंगे। लेकिन बहुत सारी चीजें भी अंडर डिस्कशन है और SOPs जो हैं वो हमने 2 जून 2020 को सिंध में एक हमारी स्टीयरिंग कमेटी है तालीम की, उसकी मीटिंग की थी। उसमें एक सब कमेटी बनाई और उस सब कमेटी को हम पहले ही टास्क दे चुके हैं कि आप SOPs बना लीजिए। बच्चों ने क्या करना है, वालिदैन ने क्या करना है, स्कूल्स ने क्या करना है और हुकूमत ने क्या करना है, जो ट्रांसपोर्ट है उन्होंने क्या करना है, तो मुख्तलिफ चीजें फाइनलाइज कर रहे हैं। ठीक, अच्छा सईद गनी साहब, पहले तो शुक्रिया, बिल्कुल आपने जिस तरह कहा कि ये एक मशरूत फैसला है, फाइनल फैसला अभी तक नहीं हुआ, उससे पहले 2 मीटिंग्स होंगी 15 सितंबर से पहले, फिर जाके फैसला किया जाएगा। लेकिन अगर इसी तरह बात रहती है और अल्लाह करे कि जिस तरह से केसेस कम होते जा रहे हैं और यही सिचुएशन बरकरार रहती है, तो एज ए पेरेंट अगर सिर्फ स्कूल्स की बात कर ली जाए तो बच्चे, जाहिर बात है उनको स्कूल भेजना थोड़ा सा झिझक भी उसमें होगी, तो उसके लिए स्कूल्स के लेवल पर किस किस्म की हिकमत अमली अपनाई जा सकती है? जाहिर बात है क्लासरूम्स, कुछ स्कूल्स छोटे होते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी उस तरह से नहीं की जा सकती, तो क्या है प्लान, क्या है और क्या है आपके माइंड में कि क्या किया जा सकता है स्कूल्स स्पेशली? अदल, एक तो मैं फिर दोबारा कह दूं कि हम इस किस्म के हालात जब तक पैदा नहीं हो जाते कि वालिदैन आसानी से बगैर खौफ के अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें, तब तक स्कूल नहीं खुलेंगे। जितनी परेशानी वालिदैन को है उतनी ही परेशानी हमें भी होनी चाहिए और यकीनन हमें है। हुकूमत में हम हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन सारी चीज़ों का ख्याल करें, वो हम कर भी रहे हैं। और आपने देखा कि बहुत सारे प्रेशर्स आए हमारे ऊपर कि किसी तरह से तालीमी इदारे खोल दिए जाएं, लेकिन हम अपने उस फैसले पर कायम रहे कि अभी स्कूल्स नहीं खोलेंगे। अब जो SOPs की बात है, यकीनन अल्लाह करेगा हालात बेहतर हो भी जाएंगे, तब भी हम SOPs जरूर ऐसी बनाएंगे जिनको फॉलो किया जाए और उसमें यह भी तय होगा कि जो फॉलो नहीं करेगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे और स्कूल्स के खिलाफ जुर्माने भी हो सकते हैं, सील भी हो सकते हैं, FIR भी हो सकती है, बहुत सारी सख्तियां हम करेंगे। लेकिन अब यकीनन वालिदैन का मुतमईन होना बहुत जरूरी है और वालिदैन अगर मुतमईन नहीं होते हैं तो जाहिर है कि हम भी स्कूल खोलने की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है। अच्छा सईद गनी साहब, ये तो बड़ा आपने उसको एक्सप्लेन ही कर दिया कि जब तक सिचुएशन बिल्कुल 100% बेहतर नहीं हो जाएगी तो उस तरफ नहीं जाएंगे। दरमियान में नुकसान तो हुआ, स्टूडेंट्स का भी हुआ और जाहिर बात है कुछ के तो शायद साल वगैरह भी ज़ाया हो जाएंगे। ये जो एग्ज़ाम्स वगैरह थे जो रीस्केजुअल होने हैं, इस तमाम का भी जाहिर बात है जायज़ा लिया जाएगा कि 3-4 महीने ये तालीमी इदारे जो बंद रहे तो उसको कैसे कवर किया जाए, कैसे रिकवर किया जाए कि ये टाइम भी और जिन जिन के एग्जाम्स वगैरह होने थे वो भी हो जाएं और ये मामला जो है बिल्कुल मतलब किसी का टाइम ज़ाया ना हो, किसी भी स्टूडेंट का, कैसे यकीनी बनाया जाएगा? देखिए आदिल, एक तो ये गैर मामूली हालात हैं। हम ये कहें कि
स्कूल हम बंद भी रखें बड़े तवील अरसे तक और किसी का नुकसान भी ना हो, ये दोनों चीजें हो नहीं सकती। नुकसान बिल्कुल तालीम का हुआ है और अगर मजीद बंद रहते तो भी होगा। लेकिन अगर आपके पास एक तरफ चॉइस ये हो कि तालीम हासिल करनी है, दूसरी तरफ ये हो कि बच्चे को बीमारी से वायरस से बचाना है, तो मेरा ख्याल है कि आपकी पहली चॉइस ये होगी कि उसको वायरस से बचाएं ताकि वो सेहतमंद रहे। तालीम अगर इंशाल्लाह ताला बाद में भी हासिल कर लेगा। तो हमने भी ज़ाहिर यही सोच के रखा है, लेकिन जब ये स्कूल खुलेंगे तो बिल्कुल मुख्तलिफ और तब्दील शुदा हालात में खुलेंगे और अब उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, इस पर डेलिब्रेशन हो रही है कि किस तरह के हालातों के किस तरह वो अपनी जो उनका नुकसान हुआ है उसको वो रिकवर कर सकते हैं। बहरहाल ये है मुश्किल बात, मैं ये नहीं कह सकता कि जो नुकसान हुआ है उससे फौरी तौर पर वो रिकवर उसको कर जाएंगे। इसमें शायद हमें जब स्कूल खुल जाएंगे उसके बाद भी 1-2 साल मजीद लगेंगे जब हम चीजों को नॉर्मलाइज करेंगे। फिलहाल तो पहली जमात से लेके 12वीं जमात तक के बच्चों को हमने बगैर एग्जाम्स के प्रोमोट करने का फैसला किया है और उस पर हम काम कर रहे हैं। ज़ाहिर उसके अंदर जो बीच में थोड़ी सी लीगल हिचेज हैं उसको हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे आपके प्रोफेशनल इदारे हैं जिनके एग्जाम्स होने हैं, वो एग्जाम्स हम बगैर एग्जाम्स के उनको पास नहीं कर सकते, वो एग्जाम्स होने हैं और उसकी इजाजत हम इस वक्त शायद दे देंगे जिसमें सख्त SOPs होंगी और वो उनको फॉलो करनी होंगी, उसके बाद वो एग्जाम्स होंगे। ठीक, सैयद गनी साहब जाते जाते ये पूछना चाहूँगा कि विफाक और मुख्तलिफ सूबों के दरमियान अभी गुज़श्ता रोज़ भी बैनुल-सूबाई जो वज़राए तालीम की कॉन्फ्रेंस हुई, क्या ये ऑलमोस्ट वन पेज पर हैं सारे सूबे भी और विफाक भी अपनी उसके लिए इंफॉर्मेशन के लिए कि कुछ ऐसे तो नहीं हो सकता कि विफाकी हुकूमत कुछ और फैसला करे और सूबे मुख्तलिफ डायरेक्शंस में चले जाएँ? तो अभी तक ये जो आपने बताया है मशरूत फैसला है, क्या किया जाएगा SOPs पर, इस पर तकरीबन पाकिस्तान की तमाम हुकूमतें इंक्लूडिंग फेडरल गवर्नमेंट सूबे एक ही पेज पर हैं? जी, इस पे कोई इख्तलाफ नहीं है। देखिए जब मीटिंग्स होती है ना तो हर शख्स अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है और हमने भी रखा है, लेकिन ये बात तो तय है कि स्कूल खोलने हैं। अब वो कब खोलने हैं वो फैसला ज़ाहिर है कि मैं ये नहीं कह सकता कि वफाकी हुकूमत ये चाहती है कि ये हालात कैसे भी स्कूल खोल लें और ना ही कोई और सूबा ये चाहता होगा। तो इसमें तो जो संजीदगी है, जो हसासियत है, वो सबके साथ यकसा ही है और कुछ चीज़ें ज़रूर हमने रखी थी। मैंने एक राय दी थी कि जो स्कूल हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, छोटे स्कूल्स हैं, उनके बहुत प्रॉब्लम्स हो गए हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, वो बंद होने की तरफ जा रहे हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट या तो उनको कोई पैकेज दे दे, अगर पैकेज देने में मुश्किल आ रही है तो स्टेट बैंक से जो इंटरेस्ट फ्री उनके लिए लोन्स अरेंज करवा लें, और अगर स्टेट बैंक इंटरेस्ट फ्री नहीं करता और कोई नॉमिनल सा उसके ऊपर मार्कअप लगा भी देता है तो वो कॉस्ट जो है वो गवर्नमेंट बेयर कर ले। तो ये तजावीज़ मैंने दी थी और उस पर शफकत महमूद साहब ने कहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करेंगे और उम्मीद है कि इस पर भी कोई एक रास्ता ऐसा निकल आएगा जिससे प्राइवेट स्कूल्स को कुछ हम रिलीफ देने की पोजीशन में आ जाएंगे। ठीक, सईद गनी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, सिंध के वज़ीर तालीम है सईद गनी साहब ने बड़ी अहम एक बात की कि अभी तक ये फाइनल फैसला नहीं हुआ कि 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोले जाएंगे। ये एक मशरूत फैसला है जो कि जैसे ये वक्त करीब आएगा, जिसमें तकरीबन 2 माह से ज़्यादा का टाइम है, जैसे ये करीब आएगा तो तमाम वज़राए तालीम, तमाम सूबों के और वफाकी हुकूमत के जो वफाकी वज़ीर तालीम है वो बैठ कर फैसला करेंगे। 2 मीटिंग्स होंगी, उसके बाद ही जब तक स्कूल सेफ नहीं होंगे तो उन्होंने बड़े खुले अल्फाज में कहा कि स्कूल, कॉलेजेस, जितने भी तालीमी इदारे उनको खोला नहीं जाएगा। आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।